हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जांगीर क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 का पार्ट 3, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, यानी कि कौन कौन से फाइनेंशियल रिफॉर्म्स उस टाइम पर हुए 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर जो है हुए। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक इमेज मैंने आपके जो है राइट हैंड साइड में दी है, आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन इंडियन इकोनॉमी की 1991 में थी। इससे पहले के वीडियोस भी आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का, इससे प्रीवियस वीडियोस का लिंक देने की। चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देख सकते हैं कि बैंक्स वगैरह, ये बैंक डूबता हुआ दिखाया गया है, जो डिपिक्ट कर रहा है कि हमें रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन की। अब यहाँ पर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स were undertaken to increase the efficiency and profit of financial system। हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए और उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को हमने अंडरटेक किया लिबरलाइजेशन के अंदर 1991 में। फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर आते हैं, क्या क्या चीजें जो है इसके अंदर आती हैं। तो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आते हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी इसके अंदर आता है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी इसके अंदर आता है। तो BSF करके आप इसको याद रख सकते हैं, B फॉर बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, S फॉर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड F फॉर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। तो BSF करके आप इसको एक शॉर्टकट टूल की तरह यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल सेक्टर बिफोर 1991, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा 1991 से पहले की क्या सिचुएशन थी और 1991 के बाद हमने इसमें क्या रिफॉर्म्स किए। तो अगर आपको ये पता नहीं होगा कि 1991 से पहले क्या सिचुएशन थी, यू वॉन्ट बी एबल टू सी द चेंजेस। आपको पता नहीं लग पाएगा कि क्या चेंजेस हमने 1991 में यहां पर किए। तो सबसे पहली चीज स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया वाज कंट्रोल्ड बाय RBI। जो फाइनेंशियल सेक्टर था वो RBI के थ्रू कंट्रोल किया जाता था, आज भी RBI के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। इट वॉज कंट्रोल्ड थ्रू वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस से थ्रू जो है इसको कंट्रोल किया जाता था। बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर अवेलेबल थे। द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स कैन कीप विद देम was declined by RBI, decided by RBI only। पहले क्या होता था कि जो SLR होता है, SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो अमाउंट होता है, इज द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक विच इट नीड्स टू डिपॉजिट विद RBI। यानी कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको RBI के पास अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ अमाउंट जो है वो रखना पड़ता है और वो RBI डिसाइड किया करता था। इंटरेस्ट रेट्स वर डिटरमाइंड बाय RBI। इंटरेस्ट रेट्स भी कि कमर्शियल बैंक्स किस रेट सेविंग्स वगैरह पे क्या इंटरेस्ट देंगे या क्या सारी चीजें होंगी, ये सारे डिसीजंस भी RBI ही लेता था। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सारी चीजें RBI ही डिसाइड करता था। नेचर ऑफ लेंडिंग टू वेरियस सेक्टर्स एटसेट्रा वाज आल्सो डिटरमाइंड बाय RBI। अब ये भी RBI डिसाइड करता था कि किस नेचर का लोन जो है किस सेक्टर को दिया जाना है, दैट वाज आल्सो डिसाइडेड बाय RBI। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बहुत डोमिनेंट रोल जो है RBI का उस टाइम पर था। Before the financial reforms, RBI used to work as a controller body of the entire Indian financial system। एक कंट्रोलर की तरह काम करता था। लास्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, the role of RBI has shifted from controller to a facilitator after 1991 फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। यानी कि पहले रोल ऑफ RBI का जो था वो कंट्रोलर था, अब कंट्रोलर से वो रोल जो है फैसिलिटेटर की फॉर्म में हमने शिफ्ट कर दिया। अब इन सारी चीजों में फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जो हुए उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए। तो द फॉलोइंग फाइनेंशियल रिफॉर्म्स टुक प्लेस अंडर लिबरलाइजेशन। पहला पॉइंट, चेंज इन द रोल ऑफ RBI। RBI का जो रोल था उसको चेंज कर दिया गया। रिडक्शन इन CRR एंड SLR दोनों को कम किया गया। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसकी फुल फॉर्म है, आगे आपको पता लगेगा कि ये क्या होते हैं। SLR मैं ऑलरेडी बता चुका हूं मैं से। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं
एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं वो अलाउड नहीं थे, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी जो है 1991 के बाद अलाउ कर दिए गए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंक्स, और बैंक्स का मॉडर्नाइजेशन किया गया, मॉडर्न बनाया गया, नए तरीके से बैंक्स को रखा जाने लगा। और ये मॉडर्नाइजेशन कहीं ना कहीं ऑब्वियसली प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट फर्म्स जो है मार्केट में एंटर हुई उसकी वजह से आया था, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले पॉइंट की, चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। चलिए समझते हैं इसको कि ये क्या पॉइंट्स हैं। चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई, सो बिफोर रिफॉर्म्स आरबीआई वाज टेकिंग ऑल द मेजर डिसीजंस रिगार्डिंग एसएलआर, सीआरआर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नेचर ऑफ लेंडिंग टू वेरियस सेक्टर्स। ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको, सारी चीजें आरबीआई डिसाइड किया करता था। लेकिन अब हुआ क्या, अंडर दीज रिफॉर्म्स द रोल ऑफ आरबीआई वाज रिड्यूस्ड। आरबीआई का रोल जो है यहां पर रिड्यूस किया गया। द फाइनेंशियल सेक्टर हैज बीन अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन मेनी इश्यूज विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई। अब यहां पर जो फाइनेंशियल सेक्टर था, यानी कि बैंकिंग सेक्टर, स्टॉक मार्केट या फिर फॉरेन एक्सचेंज, तो यहां पर क्या हुआ कि काफी सारे डिसीजंस जो हैं इसको अलाउड किए गए कि ये बिना कंसल्ट किए आरबीआई से ले सकता है। The role of RBI was changed from a regulator to a facilitator of the financial system. जो आरबीआई का रोल था वो एक फैसिलिटेटर से, जो है रेगुलेटर से एक फैसिलिटेटर में चेंज कर दिया गया। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। काफी लोग हैं, काफी बच्चे हैं जो हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स कि आप जो हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, सो दैट हमें और मोटिवेशन मिले इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आना। काफ़ी मेहनत लगती है इस तरीके के वीडियोस को बनाने में, और उसमें आपका लाइक और आपका एक कमेंट और आपका एक सब्सक्रिप्शन कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लिए। आई कांट टेल यू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रिडक्शन इन सीआरआर एंड एसएलआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में रिडक्शन किया गया। So under the reforms, the rate of CRR and SLR was also reduced to increase the availability of money supply. कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो, इसके लिए कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कम किया गया। It led to the availability of more bank credit to growing sectors of the economy like industry, trade and agriculture. तो जो इंडस्ट्री ग्रो हो रही थी, ट्रेड जो हमारा ग्रो हो रहा था, एग्रीकल्चर जो हमारा ग्रो हो रहा था, इन सारे सेक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोन अवेलेबल हो, इसके लिए नए नए रिफॉर्म्स हमने किए और उसकी उन रीजंस की वजह से हमने सीआरआर और एसएलआर को डिक्रीज किया। बैंक अपने कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहा हूं, जो कमर्शियल बैंक्स अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक प्रोपोर्शन होता है जो आरबीआई को डिपॉजिट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, सी फॉर सेंट्रल बैंक, सी फॉर कैश रिजर्व रेशियो, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि जो कमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखते हैं, एस फॉर स्टैट्यूटरी, एस फॉर सेल्फ। ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको। तो एसएलआर रिड्यूस फ्रॉम 38.9% टू 18.5, 38.9% से 18.5% जो है इसको कर दिया गया। सीआरआर जो 15% था उसको 3% कर दिया गया ऑन 25 जून 2020। अगर आपको लेटेस्ट अपडेट इसके रिगार्डिंग चाहिए तो आप गूगल पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। तो ये चेंजेस जो है आरबीआई ने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के अंदर किए। चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। सीआरआर यानी सेंट्रल बैंक से रिलेट करता है, और सेंट्रल बैंक और आरबीआई सीआरआर, सी फॉर कैश रिजर्व रेशियो, जो टोटल डिपॉजिट्स का, नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटीज का ऑफ कमर्शियल बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को डिपॉजिट करते हैं, सेंट्रल बैंक को डिपॉजिट करते हैं, उसको सीआरआर कहते हैं। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर, ये सेल्फ यानी खुद के पास रखा जाता है। तो यहाँ विद कमर्शियल बैंक मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको मैंने सीआरआर और एसएलआर की जो है डेफिनेशन भी दे दी है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो जब बैंक यानी कमर्शियल बैंक अपने कुछ टोटल डिपॉजिट्स का कुछ फ्रैक्शन आरबीआई को देता है तो उसको हम बोलते हैं सीआरआर, और अपने टोटल डिपॉजिट्स का, या फिर आप ये कह सकते हैं नेट डिमांड इन टाइम लायबिलिटीज का कुछ प्रोपोर्शन जो अपने पास रखता है उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो अभी हाल फिलहाल 3% है सीआरआर और 18.5% है आपका एसएलआर। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट भी आप यहां पर देख सकते हैं, जो 25 जून
2020 को अपडेटेड है, और इसके अलावा कोई चेंजेस आते हैं तो आप इन्हें जो है गूगल पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। यहां पर ये हो कि अब कैपिटल मार्केट भी एक्सेस कर सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर्स मनी जो है रेज करने के लिए। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज परमिटेड नेशनलाइज्ड बैंक्स टू गेट कैपिटल थ्रू पब्लिक इश्यूज, कि पब्लिक इश्यूज के थ्रू भी जो है वो कैपिटल को दे कैन ब्रॉट इन दे कैन रेज द कैपिटल फ्रॉम द मार्केट, कैपिटल मार्केट बेसिकली। बट द कंडीशन इज दैट होल्डिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट बी लेस देन 51, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग उसमें 51% से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो ऑनरशिप रहेगी, जो डिसीजन फाइनल होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होगा, और ऑनरशिप जो है वो इंडियंस के पास ही रहेगी, गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड एंड पेंशन फंड्स आर ऑल्सो गिवन फ्रीडम टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। इनको फ्रीडम दी गई कि ये फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले ये इस तरीके से इनको अलाउड नहीं था, बट बाद में इनको ये सारी चीजें अलाउड कर दी गई। तो एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, यानी कि बैंक्स जो हैं वो कैपिटल रेज कर सकते हैं। नेशनलाइज बैंक्स, ये नेशनलाइज होने चाहिए, तो पब्लिक इश्यू के थ्रू ये जो है कैपिटल मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये बहुत एक अच्छा डिसीजन था गवर्नमेंट का कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी अब जो हैं वो जो है इस फील्ड में जो है एंटर हो सकते हैं। आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लार्ज बैंक्स इन 1969, नो बैंक्स हैड बीन अलाउड टू सेट अप इन दी प्राइवेट सेक्टर। कोई भी बैंक अलाउड नहीं, कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है अलाउड नहीं था इस सेक्टर में। इट वॉज हाउएवर रियलाइज दैट द कॉम्पिटिशन इन द मनी मार्केट वुड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, कि अब जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आएंगे, प्राइवेट फाइनेंशियल मार्केट में जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जब एंटर होंगे तो यहाँ पर एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगी बैंकिंग सिस्टम की। सो ऑन January 22, 1993, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड गाइडलाइंस फॉर एंट्री ऑफ न्यू बैंक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द बैंकिंग बिजनेस। नई गाइडलाइंस इशू की गई कि जो बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो भी पब्लिक बैंक्स के साथ साथ जो है ऑपरेट कर सकते हैं, उनके लिए भी इसको ओपन अप किया गया। अकॉर्डिंगली परमिशन वाज गिवन टू प्राइवेट बैंक्स बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन to increase the competition so that the better facilities can be provided to the customers, कि customers को अच्छी से अच्छी facilities जो है provide करवाई जाएं, उसके लिए ये सारी चीज़ें जो है वो की गई। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई इशू यहाँ पर नहीं होगा। अगर कोई इशू है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली टेक अप दैट डाउट एंड ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पर डोमेस्टिक सेक्टर के लिए भी और फॉरेन सेक्टर के जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उनके लिए भी बैंकिंग सेक्टर को ओपन कर दिया गया, एंड इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। इसके बाद बात करें तो यूटीआई बैंक लिमिटेड, नाउ एक्सिस बैंक, वाज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन द कंट्री विच केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 2 अप्रैल 1994। एक्सिस बैंक जो है, पहले यूटीआई बैंक था, अब एक्सिस बैंक हो गया। ये पहला बैंक था जो प्राइवेट सेक्टर बैंक में आया था 2 अप्रैल 1994 को। ये जस्ट नॉलेज के लिए आपके मैंने ये चीज़ बताई है। लिस्ट ऑफ टॉप 10 प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया: HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, RBL बैंक, करूर वैश्य बैंक एंड बंधन बैंक। ये टॉप 10 बैंक्स हैं, इंडिया के प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं जिनका मैंने यहाँ पर नाम लिया है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में जो मेरी हेडिंग थी उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर और भी डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे जो उस टाइम पर एंटर हुए और उसके बाद भी एंटर होते चले गए। हम जो है लास्ट पॉइंट की बात करें, मॉडर्नाइजेशन ऑफ बैंक्स। बैंक्स का मॉडर्नाइजेशन हुआ, कैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। बैंकिंग सिस्टम एंड सर्विसेज इंप्रूव्ड विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT टेक्नोलॉजी। पहले मैसेजेस नहीं आते थे, बाकी सारी चीजें नहीं होती थी। जब भी आप डिपॉजिट करते थे, विड्रॉवल होता था या डिपॉजिशन आपके अकाउंट में कुछ होता था, वो IT की हेल्प से जो है यहाँ पर होने लगा। कंप्यूटराइजेशन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये दोनों की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी कंप्यूटराइजेशन ने, और प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है इसकी वजह से जो है बैंकिंग सेक्टर की इंक्रीज हो गई। ई बैंकिंग, डेबिट कार्ड,
फोन बैंकिंग, एटीएम फैसिलिटीज आर बीइंग प्रोवाइडेड। आज ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं और आज तो बहुत कॉमन हो गई हैं। उस टाइम में नई नई थी, इतना ज्यादा लोग यूज नहीं करते थे, लेकिन आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर एक पर्सन इन सारी चीजों को यूज करता है, फैसिलिटीज को यूज करता है। आई डोंट थिंक सो कि इसके बिना हम रह भी सकते हैं या रहने के लिए सोच भी सकते हैं। आप जोमेटो से कुछ मंगवाते हैं, अमेजोन पे कुछ बुक करते हैं, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाया, हम लोग हमेशा ई बैंकिंग यूज करते हैं। पहले ये सारी चीजें नहीं थी, आज हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुकी हैं एंड वी फील इनकम्प्लीट विदाउट सच काइंड ऑफ फैसिलिटीज। तो स्टूडेंट्स, ये फाइनेंशियल सेक्टर्स के रिफॉर्म्स हैं जो मैंने आपको लिबरलाइजेशन के अंदर बताए हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट सेक्टर की बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप कुछ लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह या मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मनोज जहांगीर क्लासेस के नाम से ही पेज है। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके प्यार और आपके सपोर्ट की हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन हमें कितना मोटिवेट करता है, आई कांट टेल यू दैट पर्टिकुलर थिंग इन वर्ड्स। सो लाइक करते रहिए, प्यार दिखाते रहिए, प्यार बरसाते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोस और उन्हें भी बताइए इस तरीके की चीज़ों के बारे में। और तब तक देखते रहिए मनोज जहांगीर क्लासेस। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, शब खैर।